वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिलेश सिंह। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रेशो एनालिसिस कंप्यूटर में एक्सेल में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने नोटबुक में और बुक के हिसाब से पढ़ रखा है और उसके बाद से अब हम आज सीखेंगे कि एक्सेल शीट में हम रेशो एनालिसिस को कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपके लिए 2 एग्जांपल पहले तैयार कर रखा है और अब इसको मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। रेशो एनालिसिस के बारे में विस्तार से अगर समझना है आपको, आपने नहीं समझा है तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसमें मैं समझा दूंगा कि कौन सा रेशो क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसका कारण क्या है। तो इसमें इतना समझाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझें। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको जूम करके और आपको बड़ा कर देता हूँ ताकि स्क्रीन नज़र आए। इसे मैं जूम कर दूँ पहले। देखिए, रेशो एनालिसिस में रेशो कैलकुलेट किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि कंपनी के बैलेंस शीट में कितनी मात्रा में एसेट है, कितनी मात्रा में लायबिलिटी है, कितनी मात्रा में जो है फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है और लॉन्ग टर्म जो है डेब्ट या लायबिलिटी कितनी मात्रा में है। इसके लिए रेशो एनालाइज किया जाता है और ये देखा जाता है कि जो है एसेट के अपेक्षा जो है लायबिलिटी कम है, ज़्यादा है, कैसे है, इसके लिए रेशो हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए, एक मैं पहले बैलेंस शीट ले रखा हूँ, बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। अब इसमें जैसे हम अकाउंट में पढ़ रखे हैं वैसे हम एक्सेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन एक्सेल में कैसे फार्मूला यूज करना है, कैसे उसको कैलकुलेट करना है वो सीखेंगे। तो इसमें मैंने सबसे पहले एक बैलेंस शीट ले लिया, इसको अपने फॉर्मेट में लिख लेंगे। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। उसके बाद उसमें नीचे अगर डेट गिवन है तो आप डेट लिख लीजिएगा कि एज ऑन डैश डेट। अब उसके बाद से लायबिलिटी लिखेंगे। सबसे पहले जो है डेबिट साइड में लायबिलिटी लिख लेंगे, जितना भी लायबिलिटी दिया होगा। उसके बाद से एक कॉलम बनाएंगे अमाउंट के लिए, फिर एसेट के लिए, फिर अमाउंट के लिए। जैसे हम बुक में अकाउंट में जैसे हम रेशो एनालिसिस किए थे वैसे फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले अब लायबिलिटी में देखते हैं क्या है और एसेट में क्या है। इक्विटी शेयर दिया हुआ है हमें, रिजर्व फंड दिया हुआ है और 6% डिबेंचर गिवन है, ओवरड्राफ्ट गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है। लायबिलिटी साइड में ये गिवन है, अमाउंट ये दिया हुआ है। सबसे पहले मैं अमाउंट को सेल को सेंटर करता हूँ। सेंटर कर देने से ये होगा कि जो भी है साफ सीधा दिखेगा, बीच में नजर आएगा वैल्यू। लीजिए मैंने ये कर दिया। अब इसमें क्या है, फिक्स एसेट दिया हुआ है। सबसे पहले ये है 14 लाख। अब उसके बाद से स्टॉक गिवन है
5 लाख। उसके बाद से जो डेटर्स है वो है 2 लाख। कैश बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख। ये हमें बैलेंस शीट गिवन है। अब हमें रेशो कैलकुलेट करना है इसके बेस पे। अब टोटल इसका कर लेना है। टोटल के लिए सम फंक्शन यूज करना है। सम फंक्शन यूज करके और टोटल कर लेंगे, ना कि टाइपिंग करेंगे। यहाँ इक्वल टू लिख करके सम फंक्शन लगाएंगे। सम फंक्शन लगाने के बाद से जितना सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो ये सम आ जाएगा। वैसे ही इधर एसेट का भी कर लेंगे। चलिए मैं एक बार सम फंक्शन को दिखा भी देता हूँ करके, अब अगर आपने कभी पहले नहीं किया है तो। सबसे पहले यहाँ पर हम इक्वल का साइन देंगे। जब तक इक्वल टू नहीं लगाएंगे कोई एक्सेल शीट में कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। सम फंक्शन लगाते हैं, यहाँ नीचे सम फंक्शन आ गया है, इसको लेंगे और उसके बाद से जितने सेल का सम करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे, तो जो ये अमाउंट है ये आ जाएगा। चलिए ये हमने टोटल कर लिया है। अब देखिए कैलकुलेट क्या क्या करना है और कैसे, इसको देखते हैं। रेशो क्या क्या निकालना है। सबसे पहले जो रेशो है, चलिए मैं वो और लार्ज करके दिखाई देता हूँ। लिक्विड रेशो, करंट रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो। जो ये बैलेंस शीट हमें गिवन है, इस बैलेंस शीट से लिक्विड रेशो, करंट रेशो और डेब्ट इक्विटी रेशो 3 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो वो रेशो होता है ना जो मतलब अचानक से जिस टाइम हम चाहे उस टाइम कैश में कन्वर्ट हो सके, यानी कि वो जो भी लाइक यहाँ पर मान लीजिए कैश है, कैश अपने हाथ में ही है। अब मान लीजिए स्टॉक है, वो इतना जल्दी थोड़ी ना है कि वो कैश में हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसको सेल करके और उसको कैश हम अपने हाथ में ले सकते हैं। इसमें टाइम भी लग सकता है, जल्दी भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये करंट एसेट तो है, बट जो लिक्विड एसेट कहते हैं ना, तुरंत उसको चेंज कर सके कैश में, तो वो इसमें नहीं है। डेटर्स में है। देखिए डेटर्स में क्या है, अब 2% अगर डिस्काउंट दे देते हैं, 5% डिस्काउंट दे देते हैं, तो वो क्या करेंगे कि जल्दी से जो है पैसा ना वो हमें दे देंगे। अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए 2 लाख की पैसे डेटर्स के पास है, तो अगर हम इसका 5% भी डिस्काउंट दे देते हैं या 10% ही मान लीजिए दे देते हैं, तो अगर 10% देते हैं तो 20,000 डिस्काउंट में चला गया, 1,80,000 है, वो जल्दी ही दे देंगे। तो इस प्रकार से ये लिक्विड एसेट होगा। तो लिक्विड एसेट यहाँ पर डेटर्स हो गया, कैश हो गया, स्टॉक नहीं होगा। और फिक्स एसेट तो फिक्स एसेट ही है, तो ये करंट भी नहीं है। करंट के लिए देखें तो स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है। तो इसमें क्या है, लिक्विड रेशो के लिए फॉर्मूला होता है जो है लिक्विड एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी। यहाँ पर ध्यान देना है, जो लाइबिलिटी है ना वो करंट लाइबिलिटी है, ना कि लिक्विड लाइबिलिटी। तो चलिए अब पहले करंट लाइबिलिटी भी हम देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए करंट लाइबिलिटी की बात करें, यहाँ लाइबिलिटी साइड में करंट में ओवरड्राफ्ट है, एक क्रेडिटर्स है, डिवेंचर है, ये लॉन्ग टर्म होता है, रिजर्व है, ये तो फिक्स ही है, इसका कोई वो नहीं है। एक इक्विटी शेयर है, तो वो तो ऑनर ही होते हैं। तो अब यहाँ पर दो ही हमारे पास करंट लाइबिलिटी है, ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स। तो अब फार्मूला में पुट कर देंगे। क्या करेंगे, अब फार्मूला लगाने के लिए मैं बताया कि सबसे पहले इक्वल लगाते हैं, इक्वल टू का साइन देंगे। इक्वल टू का साइन देने के बाद से लिक्विड एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले इक्वल टू लगाना है। अब अपने पास कितने लिक्विड एसेट है,
लिक्विड एसेट दो हैं, तो अगर एक हो तो उसके लिए ब्रैकेट की तो आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है। लेकिन यहाँ पर डबल जो है ना लिक्विड एसेट है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे इक्वल टू लगाने के बाद से, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद से, मैं थोड़ा इसको और स्क्रीन पर ऊपर कर दूं थोड़े से। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद से सबसे पहले एक डेटा जो दिख रहा है वो लिक्विड एसेट है, इसको लेंगे, फिर प्लस का साइन दे करके कैश है, कैश को लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद से डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटी से। करंट लाइबिलिटी में मैं बताया कि ओवरड्राफ्ट एक करंट लाइबिलिटी है, दूसरा क्रेडिटर्स है, तो इन दोनों को ब्रैकेट में प्लस कर देंगे और डिवाइड हो गया दोनों का इक्वल। अब एंटर कर देंगे, एंटर किया, एक आ गया, वन आया, इसका मतलब कि ये जो रेशो है ये ठीक है। इसमें जो लिक्विड रेशो का अनुपात होता है वो 1:1 होता है। वन आया यानी कि 1:1 है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, करंट रेशो। करंट रेशो के लिए क्या होता है फॉर्मूला, करंट रेशो के लिए होता है करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स हमें गिवन है इसमें बैलेंस शीट में, मैं थोड़ा इसको और डाउन कर दूं, लीजिए अब स्क्रीन पे पूरा नजर आ जाएगा आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पर करंट एसेट स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, कैश हो गया, तीन जो हमें एसेट गिवन है करंट एसेट ये है। अब लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी में वही है, दो ही है, ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स। अब इन दोनों को पहले करंट एसेट को ऐड कर लेंगे ब्रैकेट में, फिर डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटी से, तो हमारा करंट रेशो आ जाएगा। अगर बैलेंस शीट में और भी कोई करंट एसेट दिया हुआ है, मान लीजिए बिल्स रिसीवेबल हो गया या अदर्स कोई भी करंट एसेट दिया हुआ है, तो उसको भी ऐड कर लेंगे इसमें। लाइबिलिटी में वैसे अगर मान लीजिए कि बिल पेबल हो गया या अदर्स और कोई भी हो, तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे इसमें। तो चलिए मैं अब करंट रेशो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको एक बार दोबारा से यहाँ पर लिक्विड रेशो करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आपका ये है कि हम कर रहे हैं हो नहीं रहा है, तो आपके सामने मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। वेल टू लगाना है, ब्रैकेट क्लोज कर ओपन करना है, और उसके बाद से जो लिक्विड एसेट है दो ही है, तो इन दोनों को ऐड करना है। फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद डिवाइड करना है करंट लाइबिलिटी से, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम ब्रैकेट ओपन करके करंट लाइबिलिटी। यहाँ पर लाइबिलिटी में ये बात ध्यान रखना है कि जहाँ पर ये है तो यहाँ पर लिक्विड लाइबिलिटी नहीं है, लिक्विड लाइबिलिटी की यहाँ बात नहीं चल रही है, यहाँ चल रही है करंट लाइबिलिटी की। तो अब करंट लाइबिलिटी ले लेंगे हम, इसको प्लस करते हैं, प्लस कर देंगे क्रेडिटर्स को और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। देखिए आपके सामने एक आ गया है। अब ये था लिक्विड रेशो। करंट रेशो के लिए मैंने बताया कि करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लाइबिलिटी करना है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं कर भी दिया हूँ इसको, वैसे ही करना है। अब इक्वल टू का साइन लगाना है, इक्वल टू लगाने के बाद से ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें जो करंट एसेट दिया है उसको ऐड कर लेना है। करंट एसेट है, स्टॉक भी है, डेटर्स भी है और कैश भी है। यहाँ तीनों को ऐड करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। ब्रैकेट क्लोज करके उसके बाद फिर डिवाइड करना है करंट लाइबिलिटी से। करंट लाइबिलिटी दो है, दोनों को ऐड करके और एंटर कर देना है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ना, ये ज्यादा डेसिमल में आ रही है,
अब मैं ये चाहता हूँ कि ये डेसिमल की जो है ना पॉइंट वाली जो वैल्यू है ये 2 डिजिट तक ही रहे या फिर 1 डिजिट तक ही रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राउंड फंक्शन एक लगाएंगे। मैंने कई वीडियो बनाया है, उसमें बताया भी है। अब इसको ब्रैकेट से पहले एक बार मैं राउंड फंक्शन लगा दूंगा। देखिए ये राउंड फंक्शन लिखते हैं, पहला ही आया है। इसको लेंगे और उसके बाद से फिर एक ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। उसके बाद से देन में इसको एक कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद कितने डिजिट रखना है उतना कर देंगे, 2 रखना है। 2 ले लिया, उसके बाद से 2 टाइप करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। कॉमा लगाने के बाद से इस नंबर को लिखना है और उसके बाद से एंटर कर देना है। देखिए ये 2 डिजिट तक आ गया। अब इसका रेशो होता है 2:1, करंट रेशो का होता है। तो वो होता है 2:1, यानी कि अब ये 2 से अधिक है, यानी कि 2 से अबव है, 2.67 है। तो इसका मतलब कि जो ये रेशो है ये ठीक है। अगर कम होता तो यानी कि एसेट की वैल्यू, करंट जो एसेट है वो कम होती, तो वो ठीक नहीं होती। यही देखने के लिए तो हम रेशो एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला देखे लिक्विड रेशो, वो भी ठीक पाई। अब करंट रेशो देखे, ये भी ठीक पाया। अब बात कर लेते हैं हम डेब्ट इक्विटी रेशो का। डेब्ट इक्विटी रेशो के लिए फॉर्मूला है टोटल लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको मैं और थोड़ी ऊपर कर दूं, थोड़ा इसको और डाउन कर दूं, स्क्रीन पूरी नजर आए। देखिए जो अब यहाँ पर है ना, सबसे पहले टोटल लायबिलिटी को लेना है। जितनी भी हमारी लायबिलिटी है ना, वो चाहे लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो या कैसे भी, तो लायबिलिटी हमें यहाँ पर जो नजर आ रही है, एक 6% डिबेंचर है 3 लाख का, और ओवरड्राफ्ट है 1 लाख का, और क्रेडिटर्स है 2 लाख का। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी में अब एक इक्विटी है, वो शेयर होल्डर्स का ही जो है अमाउंट है, और जो रिजर्व है ना वो भी उन्हीं के इक्विटी का ही पार्ट है वो भी। तो इन दोनों को ऐड ही कर लेंगे, उसी में रिजर्व को भी ऐड कर लेंगे। और बाकी जो यहाँ पर लायबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं, करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दोनों ऐड करके और उसको करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे करना है, मैं दिखा देता हूँ करके आपको। देखिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब मैंने सबसे पहले सेल लिया 6% डिवेंचर। 6% डिवेंचर लेने के बाद से फिर प्लस किया ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट को प्लस करने के बाद फिर मैं लिया क्रेडिटर। क्रेडिटर और उसके बाद क्लोज किया ब्रैकेट, फिर डिवाइड किया, साइन डिवाइड का लगाया। उसके बाद से जो शेयर होल्डर इक्विटी है, वो इक्विटी शेयर कैपिटल एक है, और दूसरा रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड भी उन्हीं का पार्ट है। तो इसको भी ऐड कर लिया। अब उसके बाद से मैंने एंटर कर दिया और ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जो है ना लायबिलिटी जो है ना वो 0 से कम आ रही है, यानी कि ये पॉइंट ठीक है। डेब्ट इक्विटी का मतलब है कि जो डेब्ट है ना वो इक्विटी से ज्यादा है या कम है। जो डेब्ट है वो इक्विटी से कम है या ज्यादा है। तो जब हम देख रहे हैं डेब्ट ऊपर है, देखिए डेब्ट और इक्विटी दोनों आया है ना, तो डेब्ट अगर फार्मूला याद रखना है तो पहले जो आ रहा है ना डेब्ट आ रहा है, उसको डेब्ट को ऊपर लीजिए और इक्विटी को नीचे लीजिए। तो उसके बाद से ये डेब्ट अपॉन इक्विटी फार्मूला याद करने का एक शॉर्टकट तरीका ये है कि जो पहले आ रहा है उसको ऊपर रखना है, और जो बाद में आ रहा है इक्विटी उसको डिवाइड करना है उससे। तो ये है। अब डेब्ट की जो है ना यहाँ पर 0 से भी सॉरी 1 से कम है, यानी कि ये लायबिलिटी जो है वो इक्विटी से डेब्ट की राशि
कम है, यानी कि ये भी ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो था, एग्जाम्पल था, वो यही था कि इसमें हम लिक्विड रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और बाकी डेब्ट इक्विटी रेशो, इसमें 3 ही कैलकुलेट करना था। तो आपको ये एक बैलेंस शीट क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, और उस क्वेश्चन पेपर को आपको एक्सेल में टाइपिंग कर लेना है उसको, और इसका जो बैलेंस है उसको मैच कर लेना है, और उसके बाद से फिर ऐसे जो फार्मूला है, जैसे फार्मूला है उसको इक्वल टू का साइन लगा करके कौन सा ऐड करना है, कौन सा माइनस करना है, वो चीजें, और कौन सा डिवाइड करना है, बस इतना ही है। इसमें कोई ज्यादा खास फंक्शन यूज नहीं हो रहा है। नॉर्मल जैसे हम 12th में रेशो एनालिसिस चैप्टर में पढ़े थे वैसे है। तो वैसे भी कंप्यूटर में करने के लिए पता होना चाहिए जे कैसे करना है और नहीं करना है, किस सेल को सिलेक्ट करना नहीं करना है। तो हमने इस एग्जांपल में यही सीखा कि लिक्विड रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपको अगर नोटबुक पर भी करना हुआ तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक्सेल में तो कर ही सकते हैं और कर ही रहे हैं। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। आपके लिए मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रखा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं और इसको जूम कर दूं ताकि सही दिख पाए। सबसे पहले क्या हम करेंगे इसमें, मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें जो है ना, सबसे पहले आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। जैसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे ना 11th क्लास में, नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंट में जो बैलेंस शीट बनाते थे उसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होता था। ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते थे, सबसे पहले बनाते थे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते थे। तो रेशो कौन सी कैलकुलेट करना है और हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, वैसे हम यहाँ पर अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बना लेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर जो पहला एग्जांपल मैंने किया, इसमें बैलेंस शीट की आवश्यकता थी, क्योंकि इसमें लिक्विड रेशो, करंट रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो की बात करनी थी, और उसके फार्मूला को शो करना था और वैल्यू पुट करने थे। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट डाटा है वो मैंने यहाँ पर ले लिया था, लायबिलिटी एंड एसेट। तो ये एक अलग से मैंने बैलेंस शीट ले रखा है और गिवन है। लेकिन यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है। अगर बाय द दी बैलेंस शीट गिवन हो तो, सॉरी, बैलेंस शीट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस गिवन हो तो वो और सही रहेगा। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, द फ्लोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नाथ प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011। अब यहाँ पर फिर हम फॉर्मेट वैसे ही बना लेंगे जैसे हम बनाते थे, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। पार्टिकुलर्स में हम जो पार्टिकुलर्स गिवन होता है वो लिखेंगे, अमाउंट में अमाउंट की वैल्यू, फिर वैसे पार्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए, ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से अगर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो हमें ट्रायल बैलेंस की जरूरत नहीं है और इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है तो ट्रायल बैलेंस से हमें सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसमें जो वैल्यू दिया होगा
और एसेट एंड लायबिलिटी दिया होगा उसके हिसाब से। अब देखिए, मैं डायरेक्ट बना लिया हूँ यहाँ पर। अब बैलेंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाना है, उसके लिए अब मैं ट्रायल बैलेंस से देख करके यहाँ पर बनाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वैसे आप सीख ही रखे हैं, अगर आपने नहीं सीखा है तो फिर उसके लिए मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए वीडियो बना दूंगा, उससे आप सीख लीजिएगा ये ट्रायल बैलेंस से कैसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। चलिए मैं मोटा मोटी एक्सप्लेन ही कर देता हूँ उसके बारे में। देखिए उसमें गिवन होगा, ये जितना भी डेटा यहाँ पर दिख रहा है आपको, अमाउंट दिख रहा है, एसेट एंड लायबिलिटी जो भी है, इनकम एक्सपेंस, तो यहाँ पर गिवन है और इसको हमने कहाँ कैसे पुट करना है वो देख। एक चीज सबसे पहली बात है कि जो ये स्टॉक इन हैंड है ना, तो ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है, गिवन होता है। तो वो एक बार तो यहाँ हमारा P&L में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और दूसरा बैलेंस शीट में। तो वो एक ध्यान देना है। और जो ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा वो एक ही जगह ट्रांसफर होता है। इसमें देखिए सबसे पहले स्टॉक इन हैंड दिया हुआ है। अगर ट्रायल बैलेंस में वो गिवन होगा तो सबसे पहले स्टॉक इन हैंड ओपनिंग वाला हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसके डेबिट साइड में टू स्टॉक इन हैंड या टू ओपनिंग स्टॉक जो भी होगा वैसे यहाँ पर लिख लेंगे। क्लोजिंग का बाय स्टॉक इन हैंड या बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद से हम परचेज लिखते हैं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आती है, क्योंकि डायरेक्ट ये एक्सपेंस है। तो परचेज का ले लेंगे, कैरिज इनवर्ड हो या कैरिज है तो वो जो है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी डेबिट साइड में लेंगे ट्रेडिंग के। वेजीज है वो भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लेंगे। और उसके बाद से सेल जो होगी वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल लिखेंगे। और उसके बाद से अब इस साइड का टोटल देखेंगे और इस साइड का, अगर इस साइड का टोटल अधिक है, क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है, तो इसका मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। और उसके बाद से इस ग्रॉस प्रॉफिट को, अगर अपोजिट है, इस साइड कम है और इस साइड ज्यादा है, तो इस साइड ग्रॉस लॉस आ जाएगा। अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आया है, इसको जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे वो बाय ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस करके यहाँ पर शो कर देंगे। अगर ग्रॉस लॉस आया होता तो इसको P&L अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिख देते हैं यहाँ पर टू ग्रॉस लॉस। तो ये हमें पता चल गया कि ट्रेडिंग अकाउंट से लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ये डाटा ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा उसके बेस पे बना लेना है, और डायरेक्ट गिवन होगा तो हमें बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए आगे है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो ये जो है डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंस हो रहा है ना, वो P&L के डेबिट साइड में लिख लेना है। P&L के डेबिट में ये आपको दिख रहा है फाइनेंस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बाकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो भी P&L के क्रेडिट में लिखना है, इनकम हो रहा है। तो इसको अब ऐड करना है, देखना है कि डेबिट बैलेंस अधिक है या क्रेडिट है। क्रेडिट का इधर ऐड कर लिए तो ज़्यादा है, तो जो बैलेंस बच गया वो नेट प्रॉफिट आ गया। तो ऐसे हमें नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेना है। और जो ये ऐड करेंगे उसके लिए सम फंक्शन ही यूज कर रहेंगे हम, क्योंकि एक्सेल में जब हम काम कर रहे हैं तो एक्सेल का फंक्शन यूज कर लेंगे और करना ही होता है। चलिए तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हम बनाएंगे और करेंगे, इसका एक मोटा मोटी एक्सप्लेनेशन था। अब हम अपने रेशो पर आते हैं कि रेशो क्या कैलकुलेट करना होगा और क्या गिवन होगा।
चलिए पहले एक बार रेशो देख लेते हैं जी, क्या क्या इसमें रिक्वायर्ड है, उसके बाद इस पर नजर डालते हैं। देखिए यहाँ पर हमें जो 5 रेशो कैलकुलेट करना है। पहले में है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशो, तीसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, चौथा है ऑपरेटिंग रेशो और पांचवा है स्टॉक टर्नओवर रेशो। देखिए ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ये दोनों अलग अलग है। ऑपरेटिंग तो ऑपरेटिंग का केवल बात हो रहा है और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो तो ये दोनों अलग है, ये ध्यान में रखना है। कहीं ऐसा ना समझे कि हाँ इन दोनों में अंतर क्या है, एक ही जैसे लग रहा है। चलिए अब पहले एक एक करके अब हम इसका फॉर्मूला समझेंगे कि क्या है और उसको कैसे यूज करना है वो देखेंगे। चलिए वैसे पहले हमने नोटबुक पर तो पढ़ ही रखा है, जल्दी ही समझ आ जाएगा। इसमें खास कुछ उतना है भी नहीं, नॉर्मल ही है। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई गुणे 100। ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला। उसके बाद से अब ग्रॉस प्रॉफिट का जब ये फॉर्मूला हुआ तो अब ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हमने निकाल रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट ये हमें गिवन है। और उसके बाद से जो सेल है, सेल तो हमें पता ही है, सेल यहाँ पर गिवन है, सेल हमने ले रखा है। जो भी हम रेशो कैलकुलेट करेंगे उसके लिए उसी सेल को हम सिलेक्ट करके ऐड करेंगे या डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू को हम टाइप करेंगे। बस इतना ही फर्क है एक्सेल शीट में जो हम यहाँ कर रहे हैं, रेशो एनालाइज कर रहे हैं। नहीं तो खास इसमें फंक्शन भी ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, तो सेल को सिलेक्ट करके यहाँ हो रहा है और हम नोटबुक पर डायरेक्ट अपने नंबर्स को लिख लेते हैं, अमाउंट लिख लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हो गया। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने देख ही लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल मल्टीप्लाई गुणा 100। अब इसको हम यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट जो है सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट के सेल को सिलेक्ट करेंगे। देखिए अब ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं सेल को ट्रेडिंग अकाउंट से, और या फिर P&L से भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अगर ट्रेडिंग अकाउंट से करिएगा तो ये डेबिट अमाउंट जो है यहाँ पर ये सेल सेलेक्ट करना है। अगर आप P&L अकाउंट से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सेल को सिलेक्ट करने के बाद से हमारा डिवाइड करना है किससे, ये सेल से। सेल का जो है सेल ये है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई गुणे 100। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट लगा भी सकते हैं मल्टीप्लाई से पहले, और इसको ब्रैकेट में करने के बाद से 100 कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। लीजिए अब एंटर कर दिया। मैं एक बार फिर दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। इक्वल टू लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पर है, इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद से हमें डिवाइड करना है सेल से। सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद से मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट के साथ 8 बटन दबाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब उसके बाद से 100 टाइप कर देना है। अब उसके बाद एंटर। देखिए ये आ गया आपका 40। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि मल्टीप्लाई में 100 नहीं करना, आप किसी सेल में 100 लिख भी सकते हैं और उसके बाद से उस सेल को मल्टीप्लाई में कर सकते हैं सिलेक्ट, वैसे भी कर सकते हैं। तो ये है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला हमने कर लिया और रेशो कैलकुलेट कर लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना है। अब जो है सेल के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, ये वैल्यू हमें यहाँ पर परसेंटेज में पता चल जाता है कि जो है ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल के हिसाब से कितना परसेंटेज है। अब ये 40% है,
नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशो। अब नेट प्रॉफिट रेशो में क्या करना है, जो ये ग्रॉस प्रॉफिट था वहां पर केवल नेट प्रॉफिट को सिलेक्ट करना है, बाकी सेम फार्मूला है। चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ करके। यहाँ पर नेट प्रॉफिट को सिलेक्ट करना है इक्वल टू लगाने के बाद से, और डिवाइड करना है सेल से। सेल यहाँ पर आया और सेल को डिवाइड करने के बाद से मल्टीप्लाई करना है 100 से, ये आपका आ जाएगा। एंटर कर देना है। चलिए एक बार मैं साइड में और दोबारा करके दिखाता हूँ। इक्वल टू करना है, उसके बाद से नेट प्रॉफिट को सेलेक्ट कर लेना है, डिवाइड करना है हमें सेल से, सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई कर देना है हमें 100 से, एंटर कर देना है। देखिए ये आकर के वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है ना, वो 16.8% है ना, वो सेल का इतना ही परसेंटेज जो है नेट प्रॉफिट हुआ है। अगर 5 लाख सेल कर रहे हैं तो उस पे 60% ही नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो ये रेशो ये बता रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट का ग्रॉस प्रॉफिट बता दिया रेशो के हिसाब से, और इसका नेट प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट जो है उसको करेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करेंगे कि ऑपरेटिंग के टाइम में क्या हमारा रेशो है, तो वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेल के ऊपर ही निकलता है। अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल गुणा 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें अलग से सेल में पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए होता है नेट प्रॉफिट प्लस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस में नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नेट प्रॉफिट जो आया ये नेट प्रॉफिट है, और यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नेट सॉरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हमें ऐड कर लेना है नेट प्रॉफिट में, और माइनस कर देना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, तो वो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करना है। अब देखिए सबसे पहले चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होगा जब तक हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई गुणे 100। तो अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट के सेल को सिलेक्ट करना है, प्लस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और माइनस कर देना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर माइनस कर दिया, ये एंटर किया, ये वैल्यू हमें आ गया 80,000, 80,000। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ से सेल सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद से सेल ऊपर जो यहाँ पर गिवन है यहाँ से ये करेंगे, और मल्टीप्लाई गुणा 100, बस हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए ये सेल सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर सेल सेलेक्ट कर लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसमें हमने कैलकुलेट किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद से सेलेक्ट करने के बाद से डिवाइड करना है सेल से। वाले सेल से सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से 5 लाख गिवन है, और मल्टीप्लाई करना है गुणे में 100, और एंटर कर देना है। ये हमारा आ गया 16% है, जो है ना सेल का 16% ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम को
ले करके जो आ रहा था वो 0.8 ही डिफरेंट आ रहा था यहाँ पे नेट में। तो ये था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है, चलिए मैं दिखाता हूँ क्या है। अब अगला है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। देखिए ऑपरेटिंग रेशो के लिए हमें कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले इसका फार्मूला हम देख लेते हैं, उसके बाद से क्या कैलकुलेट करना है वैसे बताता हूँ। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई गुणा 100। ये फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशो का। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला अब हमें पता चल गया। अब जो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, सेल गिवन है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं गिवन है तो उसको हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे कि जो गुड्स सोल्ड हो रहा है तो उसका जो कॉस्ट है वो कितना आ रहा है। तो चलिए देखिए इसके लिए क्या है फॉर्मूला। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए होता है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जितना भी हमारा सेल हुआ है उसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो चलिए अब ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है, तो इसको हम कर लेते हैं। इसमें वही करना है, सेल को सिलेक्ट करना है माइनस ग्रॉस प्रॉफिट को सिलेक्ट करना है। चलिए मैं थोड़ा और छोटा करके दिखाता हूँ आपको फुल स्क्रीन पे। देखिए अब सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। इसको कैसे निकालना है, अब सिंपल ही है। इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू का साइन लगाने के बाद से हमें सिलेक्ट करना है सेल वाले सेल को। सिलेक्ट किया, माइनस करना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से कीजिए या वहां से कीजिए, कहीं से सिलेक्ट कीजिए और इक्वल सॉरी एंटर कर दीजिए। तो एंटर करने के बाद से हमें ये वैल्यू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलने के बाद से वैल्यू आने के बाद से अब हम ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग रेशो के फार्मूला में अब हम पुट करेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो यहाँ से सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पर गिवन है। चलिए मैं इसको कलर ही कर देता हूँ ताकि पता चल सके कहाँ क्या गिवन है। बैकग्राउंड इसको दे देता हूँ मैं, लीजिए ये हो गया और एक यहाँ दे देता हूँ मैं। चलिए देखिए अब सबसे पहले अब मैं ऑपरेटिंग रेशो को कैलकुलेट करके बताता हूँ। सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए ये सेल हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिया है। जहां पर भी आप कर रहे हैं, साइड में भी कर रहे हैं, वहां भी कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो ये सेल सेलेक्ट किया, प्लस करना है, क्या करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा है अब आप कैसे पहचान करेंगे, तो यहाँ सीधा सीधा दे दिया है कि अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक दे दिया तो बाकी जो एक्सपेंस बचे हैं वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, वो हो जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग यहाँ पर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में भी समझा था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम को। तो उसको नॉन ऑपरेटिंग को छोड़ने के बाद से बाकी जो बचा वो हमारा क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही तो है यहाँ पे। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में
जो डायरेक्ट है ना वो नहीं होते हैं, जो ये डायरेक्ट है ना डायरेक्ट एक्सपेंस वो नहीं, इनडायरेक्ट में है, केवल ये इनडायरेक्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है ये है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने सिलेक्ट कर लिया, प्लस में करना है, इन तीनों को साथ में प्लस प्लस कर देना है, चार वैल्यू आ गया, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर डिवाइड करना है हमें सेल से, सेल की सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई करना है 100 से, मल्टीप्लाई 100 ये करेंगे एंटर, बाकी हमारा जो है ऑपरेटिंग रेशो आ गया 84%, ये है ऑपरेटिंग रेशो। तो अब ऑपरेटिंग रेशो निकालने के बाद से अब एक लास्ट बच रहा है हमारा स्टॉक टर्न ओवर रेशो। स्टॉक टर्न ओवर रेशो लास्ट बच रहा है, इसको अब हम देख लेते हैं पहले। चलिए इसको मैं और जूम करके पहले फार्मूला शो कर देता हूँ ताकि सही से समझ आ पाए। स्टॉक टर्न ओवर रेशो का है जो फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में तो जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाए या ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाए, तो उसमें कहीं एवरेज स्टॉक नहीं गिवन होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं है। तो अगर ऑपरेटिंग रेशो नहीं कैलकुलेट करना होगा तो हमें फिर जो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले वो इसके लिए स्टॉक टर्नओवर रेशो के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब चलिए यहाँ ऑपरेटिंग रेशो निकालना था, ऑपरेटिंग रेशो की फार्मूला में भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और इसमें भी है, तो एक ही जगह निकला है, इसी से हम इसमें भी यूज कर लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालना है वो हमने पहले ही बता दिया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद से डिवाइड करना है एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक यहाँ पर फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला जो है वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस में क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, एवरेज स्टॉक आ जाएगा। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है यहाँ पे और क्लोजिंग भी है, ओपनिंग यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर क्लोजिंग गिवन है, स्टॉक दोनों गिवन है हमें, इन दोनों को ऐड कीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये हमें आ जाएगा एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक हमने यहाँ निकाल लिया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ निकाल लिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब दोनों वैल्यू हमें यहाँ पर जब निकाल लिया है तो अब इसमें पुट कर देना है, नॉर्मली इक्वल टू के साइन लगाना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सिलेक्ट कीजिए, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, बस इसमें मल्टीप्लाई गुणा 100 नहीं है। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और डिवाइड बाई अगला जो एवरेज स्टॉक है उसको और एंटर कर दिया, ये हमारा वैल्यू आ गया। देखिए मैं फिर दोबारा यहाँ करके दिखा देता हूँ, इक्वल टू भी साइन करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेना है, डिवाइड करना है हमें एवरेज स्टॉक से, एंटर कर देना है, ये आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये डेसिमल में काफी ज्यादा पॉइंट में वैल्यू आ रहे हैं ये इतना ना आए, केवल 2 डिजिट तक ही आए या 0 डिजिट तक ही आए, तो उसके लिए मैं राउंड अप का फार्मूला यूज कर सकता हूँ। राउंड अप का फार्मूला यूज करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि मतलब ज्यादा ये जो डेसिमल वाला वैल्यू है वो हट जाएगा और थोड़ा सा 2 पॉइंट 1 पॉइंट जितना रखेंगे उतना रह जाएगा। चलिए राउंड अप करके मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे राउंड अप करना है। देखिए क्या करना है इसमें, मैं कई बार बता चुका हूँ और भी वीडियोज में बता चुका हूँ कि कैसे राउंड करना है। सबसे पहले राउंड के लिए राउंड फंक्शन एक यूज करना है, चलिए मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। राउंड का फंक्शन यूज करेंगे जैसे आ जाएगा यहाँ पर नीचे में नंबर हमने ये अंदर कर ही लिया है, यहाँ क्या करना है कॉमा लगा देना है, कॉमा लगाने के बाद से 2 डिजिट कितना रखना चाहते हैं उतना कर दीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए ये
2 डिजिट तक आ गया है। तो ऐसे हमें निकालना था, रेशो एनालिसिस कैलकुलेट करना था। इसमें हमने रेशो एनालिसिस में कई रेशो एनालिसिस किया। एक पहला क्या था, लिक्विड रेशो, दूसरा क्या करंट रेशो, तीसरा क्या डेब्ट इक्विटी रेशो, चौथा हमने पढ़ा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट, पांचवा नेट प्रॉफिट रेशो, फिर उसके नेक्स्ट किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, उसके नेक्स्ट किया ऑपरेटिंग रेशो, उसके बाद क्या स्टॉक टर्नओवर रेशो। अब थोड़ा मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको फॉर्मूला आपके सामने रहेगा और नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारी फार्मूला आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं और जैसे बताया वैसे आप कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। आप अपने प्रैक्टिस के लिए आप 12th की बुक उठाइए अकाउंट की और उसमें रेशियो एनालिसिस में से आप क्वेश्चन लीजिए, या फिर अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस ही कर रहे हैं तो उसमें आप के बुक में क्वेश्चन गिवन है, वहां से लीजिए और ऐसे करके देखिए, वो हो जाएगा। आसान ही है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, ताकि हम भी आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। धन्यवाद।